आईसीसी फिजिक्स में मैंने देखा है कुछ बच्चों लोगों को न्यूमेरिकल से बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको समझ में आता है कौन सा न्यूमेरिकल करे जो आईसीसी के लिए सही हो। तो इस वीडियो में हम लोग हर चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं और मेरा मानना है कि अगर ये आप आराम से कर पा रहे हो तो आपको आईसीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यही आएगा, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 यू शुड नो ऑल दिस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला बड़ा ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है। दिस शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। मीटर रूल का मतलब होता है कि उसका लेंथ है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। ए बी pivoted at its end A at a zero mark and supported at the other end B by a spring balance when a weight of 40 kgf is suspended at its 40 सेंटीमीटर मार्क। बी पे एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया हम लोगों ने, जब यहां पे 40 सेंटीमीटर मार्क पे एक 40 kgf का वेट हमने डाला है। दिस रूल, और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, ठीक है। फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा जब हम नेग्लिजिबल मास, जब हम मीटर रूल का मास नेग्लिजिबल लेंगे, मतलब उसको कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब आप बोलोगे ना सर 50 सेंटीमीटर से इसका वेट एक्ट करेगा, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे इस केस में, बिकॉज मास नेग्लिजिबल है। ये भूल जाओ, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये जो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग, मतलब यहां इसको हॉरिजॉन्टल लगने के लिए यहां पे तो एक फोर्स लगेगा ना भाई, वही रीडिंग तो होगा स्प्रिंग बैलेंस का। तो ये क्या कर रहा है, ये जो 40 kgf है इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, है कि नहीं। और इसको अगर हॉरिजॉन्टल लेना है तो एक अपवर्ड फोर्स, एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करना पड़ेगा यहां पे, तभी तो दोनों बैलेंस होगा, तभी तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रहेगा। तो यहां पे क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, देखो, ड्यू टू क्लॉकवाइज मोमेंट ड्यू टू दिस 40 kgf about A, that is weight into the distance, that is 0 to 40 होगा, that is 1600 kgf सेंटीमीटर। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मान लो यहां पे फोर्स F लग रहा है, जो रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस का, तो F इंटू डिस्टेंस फ्रॉम इट इज पाइवटेड, दैट इज 100 kgf सेंटीमीटर। ये दोनों बराबर होगा, मतलब 40 इंटू 40 इक्वल्स टू F इंटू 100, यानी F इक्वल्स टू 16 kgf। मतलब अब यहां पे 16 kgf रीडिंग होगा स्प्रिंग बैलेंस का। क्लियर है, बड़ा ही प्यारा सवाल था। सेकेंड केस में बोल रहा है जब मास ऑफ द मीटर रूल 20 है, मास ऑफ द मीटर रूल 20 है, मतलब यहां पे एक वेट नीचे एक्ट करेगा मीटर रूल का, जो कि होगा 20 kgf। ये भी इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसके कारण क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, पहले से 40 इंटू 40 था, अभी क्या हो जाएगा 20 इंटू 50, चेक करो, एंड नाउ दिस 1600 प्लस द क्लॉकवाइज मोमेंट ड्यू टू 20 kgf ड्यू टू द वेट ऑफ द मीटर रूल विल बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। यस और नो। सेकेंड केस में जब आप वेट ऑफ द मीटर रूल को ले रहे हो, अभी से सॉल्व कर लो, दिस इज 16, दिस इज 2600 इक्वल्स टू F इंटू 100, यानी F इक्वल्स टू 26 kgf। मतलब नेक्स्ट टाइम में जब हम मास ऑफ द मीटर रूल को 20 kgf ले रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जो स्प्रिंग बैलेंस है उसका जो रीडिंग है वो 26 kgf होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2। चलो नंबर 2 देखते हैं, बड़ा प्यारा सम है। दिस फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल weighing 100 ग्राम फोर्स पाइवोटेड एट इट्स सेंटर, मतलब 50 पे इसको पाइवोट किया गया है, ठीक है, 0। देखिए जब उसको आप किसी भी मीटर रूल को आप पाइवोट करोगे सेंटर पे, मतलब 50 सेंटीमीटर पे, अगर उसका लेंथ है 1 मीटर, तो यू डोंट हैव टू टेक द मोमेंट ड्यू टू द वेट। बी केयरफुल, प्रीवियस केस में हम लोगों ने मोमेंट ड्यू टू द वेट लिया था, इस केस में नहीं लेंगे, ये याद रखिएगा। तो मास बिकम्स इररिलेवेंट हो गया, द मास ऑफ द मीटर रूल। अच्छा फिर से मैं पढ़ता हूं। शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग 100 ग्राम फोर्स पाइवोटेड एट इट्स सेंटर, टू वेज 150 ग्राम फोर्स and 250 gram force hang from the point A and B respectively of the meter rule such that OA is 40 and OB is 20. Calculate the total anti-clockwise moment, total clockwise moment, difference
एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर 100 ग्राम फोर्स वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। पहले भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। ये इसको इधर घुमाएगा, ये इसको इधर घुमाएगा, ये हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट। चेक करो क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, 250 into this distance which is 20, that is 5000 ग्राम 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वेट के कारण एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा 150 into this distance which is 40, it is 6000 ग्राम 4 सेंटीमीटर। डन। क्या क्या बोला था, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट। द डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस क्या होगा भाई, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो, तो 1000 ग्राम 4 सेंटीमीटर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी डायरेक्शन लिखना पड़ेगा आपको, यानी कि बॉडी जो है इधर घूमेगा। अब क्या बोल रहा है, क्योंकि बैलेंस नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम नहीं है। द डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर 100 ग्राम फोर्स वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। अब जाहिर सी बात है इधर घूम रहा है, तो 100 ग्राम फोर्स मैंने आपको दिया है, वो आप इस साइड लगाओगे बिकॉज क्लॉकवाइज मोमेंट कम है। तो मान लो ये 100 ग्राम फोर्स आपने यहां पे लगाया, तो ये डिस्टेंस मांगा जा रहा है, मान लेते हैं डिस्टेंस x है। अब इस 100 ग्राम फोर्स के कारण एक क्लॉकवाइज मोमेंट बनेगा, उसका वैल्यू होगा 100 इंटू एक्स ग्राम 4 सेंटीमीटर। अब जो टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो है 5000 प्लस 100x, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 6000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर मार्क ऑन द राइट साइड, 60 सेंटीमीटर मार्क पे एक 100 ग्राम फोर्स का वेट आप डाल सकते हो ताकि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, बड़ा ही प्यारा समझा। चलो क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नंबर 3 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल अप अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, इसका मास दिया हुआ है 2 kg, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नंबर 1, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन पुलिंग द बॉडी। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है भाई, वहां पे थीटा तो है नहीं। कोई बोलेगा सर एफ एस कॉस थीटा क्यों नहीं यूज किया, थीटा तो है नहीं, वहां पे 0 डिग्री है, ये सर नो, एंड कॉस 0 1 होता है। तो फोर्स है 15, डिस्प्लेसमेंट है 5, 5 5 25, 5 5 75, दिस मच जूल हो गया, 75 जूल पहला आंसर। सेकंड, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है भाई, mg तो होता है, तो 15 इंटू 10 मतलब 150 न्यूटन या फिर 15 kgf, जो बोल लो आप। ठीक है, नंबर 3 देख लेते हैं। द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, एंड जी का वैल्यू 9.8 दिया होता, तो यहाँ पे कर लेना यूज, जी का वैल्यू दिया हुआ 9.8। द वर्क डन अगेंस्ट, बॉडी यहां था, यहां चला गया, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा यहाँ पे चेंज इन एनर्जी विच इज mgh, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या बोला है, द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, mgh। तो m कितना है आपका 2, g कितना है 10 ही ले लेते हैं, छोड़ो ये दो, आप लोग कैलकुलेशन में 9.8 से करना। हाइट कितना है, अच्छा ये 5 है, ये 30 डिग्री, हाइट निकालना पड़ेगा हमें, साइन यूज कर लो, साइन 30 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सम पीपल है, साइन 30 इज हाफ, तो 5/2 इक्वल्स टू BC, 5/2 50 न्यूटन, सही है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी 50 न्यूटन, सही है। अकाउंट द डिफरेंस इन आंसर ऑफ पार्ट 1, भैया पार्ट 1 जो कि है 75 न्यूटन वर्क डन, और ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, ये दोनों तो सेम होना चाहिए, लेकिन तब भी सेम नहीं है, ऐसा क्यों, बिकॉज सम वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, है कि नहीं, इसीलिए ये जो है कम आ रहा है।
Am I clear? मतलब लगभग 25 जूल of work is done against the force of friction between the body and the inclined plane. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. चलो नंबर 4 देखते हैं. बड़ा ही बेसिक सा सम है. एक्सप्रेस 5 किलोवाट आवर इनटू जूल. जूल क्या होता है? वॉट सेकेंड, ये था ना. तो 5 किलोवाट आवर को हम लोग 5 इंटू 1000 वॉट आवर लिख सकते हैं, किलोवाट. अब आवर्स को अगर हम लोग सेकेंड में करेंगे तो 60 इंटू 60 कर सकते हैं वॉट सेकेंड. सही है. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जूल में कन्वर्ट हो गया ये, यानी कि 5000 इंटू 3600, दैट इज 1 2 3 4 5 5 6 30, 1800 है. ठीक है, ठीक है, इस बार जूल. ठीक है, क्लियर है. चलिए नेक्स्ट नंबर 5. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 4 इंटू 10⁻19 जूल एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. या आ सकता है. तो हमें पता है अगर आप जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जा रहे हो, कुछ नहीं करना है आपको. जो एनर्जी है इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देना है कि नहीं. व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, you divide by 1.6 into 10⁻19, because 1 electron volt is 1.6 into 10⁻19. 1 electron volt is 1.6 into 10⁻19 जूल. अब इसको सॉल्व कर लो भाई. पॉइंट हटा, ऊपर 10 आया, 4 1 जा 4 4 जा, यानी कि 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 2.50 होगा ना भाई, 2.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सही है, ये आंसर है. ठीक है. चलो नंबर 6 देखते हैं. नंबर 6 है, अ मैन रेजेस अ बॉक्स ऑफ मास 50 kg टू अ हाइट of 20 meter in 20 seconds, while another man raises the same mass, the same height in 50 seconds. ठीक है, क्या बोले नंबर 1? कैलकुलेट द कंपेयर द वर्क डन. अरे वर्क डन क्या होगा? वर्क डन तो सेम ही होगा, उतना ही काम तो किया है. 2 मीटर से ऊपर तो ले गया है, तो वर्क डन तो सेम ही होगा. तो WA is to WB is 1:1. That will not change. अच्छा, power developed by them. Power is what? Rate of doing work. मतलब power, क्योंकि work same है, power is indirectly proportional to time. तो can I write P1 by P2 is T2 by T1? Can I write like this? तो T2 कितना है? 50 और ये 20 है, तो 5:2. कंपेयर जब भी बोलेगा तो आपको आंसर रेशियो में देना पड़ेगा. सही है. कैलकुलेट द वर्क डन एंड द पावर डेवलप्ड बाय ईच मैन. वर्क डन क्या होगा? mgh, दैट इज 1000 जूल. ये होगा वर्क डन हमारा. और पावर क्या होगा? P1 होगा वर्क डन बाय टाइम, दैट इज 50 वॉट. और P2 क्या होगा? वर्क डन बाय टाइम, दैट इज 20 वॉट. यही होगा दोनों का पावर. यस, क्लियर है. बड़ा इजी था, कॉन्सेप्चुअल था थोड़ा सा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नंबर 7 क्या बोल रहा है? अ क्रोबार 2 मीटर लॉन्ग इज पाइवोटेड अबाउट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स टिप. क्रोबार ऐसा ले लो, इसका पूरा लेंथ है कितना? 2 मीटर. इज पाइवोटेड अबाउट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द टिप. ये टिप है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 190 सेंटीमीटर होगा. ये एफर्ट आर्म होता है, याद रखिएगा. ये लोड आर्म होता है. छोटा वाला लोड आर्म होता है, बड़ा वाला एफर्ट आर्म होता है. कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज. तो भैया मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, दैट इज 90. डन, वेरी इजी. Then what is the least force which must be
applied at the other end to displace a load of 100 kgf. एफर्ट बोला निकालने, लोड क्या दिया है 100 kgf. तो लोड इंटू लोड आर्म is effort into effort arm. Am I clear? That's effort is 5 by 19 Newton. न्यूटन ही में दिया ना भाई, 100 kgf बोला था, सॉरी, तो ये kgf में होगा. सही है, 100 kgf दिया था. Am I clear? That is 5 point something. चलो, ये तो गया नंबर 7. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8. नंबर 8 देखते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर गिवन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर. इन दिस केस दैट इज 4/3 = 3 × 10⁸/x. सही है. तो ये हो जाएगा आपका 3 9, तो ये x इधर आ गया. 9 × 10⁸/4, ये 2.25 होता है ना, चेक कर लो. 4 2 8. या तो स्पीड क्या होगा वाटर में? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. Am I clear? चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9. ये बड़ा इजी था. A coin is placed at the bottom of the beaker containing water at a depth of 12 centimeter. मतलब रियल डेप्थ है 12 सेंटीमीटर. ठीक है. By what height the coin appears to be raised, मतलब शिफ्ट मांगा है, when seen from vertically above. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3. शिफ्ट मांगा है. मैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपैरेंट डेप्थ. 4 1s are 4 3s are, यानी कि x is 9 सेंटीमीटर, अपैरेंट डेप्थ इज 9. तो शिफ्ट क्या होगा? शिफ्ट होगा रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ, दैट इज 3 सेंटीमीटर. दैट इज द शिफ्ट ओनली. कितना ऊपर आया है दिख रहा है मतलब हमें. चलिए नंबर 9 देखते हैं. नेक्स्ट नंबर 10. चलिए नंबर 10 देखते हैं. ये लाइट से है. An object is placed at a distance of 10 centimeter in front of the lens, in front of the concave lens. मतलब u है 10 सेंटीमीटर, नेगेटिव होगा. u हमेशा नेगेटिव होता है, बस याद रखिए. ऑफ फोकल लेंथ 10, फोकल लेंथ 10, कॉनकेव है तो नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा. फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब v मांग रहा है. द साइज ऑफ इमेज इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन मांग रहा है. ठीक है, मैग्निफिकेशन का पार्ट है वो. चलो फॉर्मूला यूज करते हैं. 1/v - 1/u = 1/f. Put the value with the sign, चेक करना. सही किया हम लोगों ने. ये माइनस माइनस प्लस होएगा, उधर आएगा तो माइनस बन जाएगा. 1/v = -1/10, ये -1/10 हो गया. सॉल्व कर लो. तो ये हो गया 1/v = 10 - 1 - 1, दैट्स -2/10 -1/5. मतलब v = -5. माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि इट्स अ वर्चुअल इमेज, इट्स 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस. खत्म. यही होगा द पोजीशन ऑफ द इमेज, 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस. रियल इमेज होगा तो पॉजिटिव आएगा v, वर्चुअल इमेज होगा तो v नेगेटिव आएगा. साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट. अच्छा, तो इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज इज इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. याद है तो v कितना है हमारा? -5, दिस इज -10. I = half, I = half of O. The image is half the size of the object. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. लेंस, यहां पे हटा दे रहे इसको, इंफॉर्मेशन लिख लेने पहले. Lens forms the image of an object placed at a distance of 15 centimeter from it. यानी u कितना है? 15 माइनस. The lens forms the image of an object placed at a distance of 15 centimeter from it at a distance of 60 centimeter in front of it. v कितना है? 60 सेंटीमीटर. इन फ्रंट बोल दिया है.
इन फ्रंट वर्चुअल नेगेटिव होगा। फाइंड एफ, होमवर्क कर लेना भाई। फाइंड मैग्निफिकेशन, हो जाएगा। नेचर ऑफ द इमेज देख लेना भैया। वर्चुअल डायरेक्ट तो है ही है, अब मैग्निफिकेशन से पता चलेगा मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड है। ठीक है, चल बहुत पीछे बना है, मैग्नीफाइड ही होगा। ठीक है, बट चेक कर लेना और आंसर कमेंट बॉक्स में बोलना। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 12। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ohm and length 10 सेंटीमीटर is stretched to length 30 सेंटीमीटर। इसे आपने स्ट्रेच करके 30 सेंटीमीटर का कर दिया। ठीक है, वायर को स्ट्रेच कर दिया। ओके, assuming that it has a uniform cross section, what will be its new resistance? देखिए, मान लेते हैं एरिया यहां पे A है, तो अब एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा A/3। 3 टाइम अगर आपने उसे स्ट्रेच किया है तो एरिया को 3 से डिवाइड करना होगा। क्यों? बिकॉज वॉल्यूम तो सेम होगा ना। 30 इंटू A/3 क्या होता है? 10 है। 10 इंटू A क्या होता है? 10 है। अब यहां देखो, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L/A। इस केस में देखो, रेजिस्टेंस जो हमें निकालना है रो L/A, इज A/3, तो 3 ऊपर हो गया। ये सुनो, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो पहले ये लिखते हैं हम लोग R/3 दिस बाई दिस इक्वल्स टू रो इंटू 30 इंटू 3/A होल डिवाइड बाई रो इंटू 10/A। ए रो कैंसिल। तो नया जो रेजिस्टेंस होगा जब उसे आपने 3 टाइम स्ट्रेच किया है 27 ओम। ये बड़ा ही प्यारा समझा, एमसीक्यू में दे सकता है, 2 मार्क्स दे सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ये टोटल रेजिस्टेंस बोल रहा है निकालने, सर्किट ये। ठीक है, इसे मैं रख कर देगा। ठीक है, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। ये 3 और ये 3 देखो, करंट यहां से फ्लो होगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें और इसमें सेम करंट फ्लो होगा ना, तो इन दोनों सीरीज में ना, तो 3 + 3 6 ओम हो जाएगा। इसी तरह ये और ये वाला 6 ओम और 4 ओम सीरीज में है ना, तो आर एस डैश क्या होगा? 6 + 4 10 ओम। अब 3 + 3 की जगह 6 लिख सकते हैं, 6 ओम। ठीक है, 6 ओम। ये 30 ओम है, और ये 6 और 4 की जगह हम लोग 10 ओम लिख सकते हैं। ये डायग्राम कन्वर्ट हो गया ऐसे। ये सुनो, अब देखो रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/R = 1/6 + 1/30 + 1/10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है? ऐसा दे सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नंबर 14 देखते हैं। अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट and internal resistance 1.2 ohm, 2 volt, sorry, a cell of EMF 2 volt and internal resistance 1.2 ohm is connected to an ammeter of resistance 0.8 ohm and 2 resistors 4.5 and 9 ohm as shown. Find the reading of the ammeter. Reading of the ammeter is nothing but the total current which is flowing. Total current के लिए total resistance निकाल लो। ये दोनों आपका पैरेलल में है, यस सो नो? देखना, सॉल्व कर लेंगे 9 एलसीएम लेके 2 टाइम्स। तो आरपी क्या होगा? 3, ये हो गया 3 ओम। अब देखना ध्यान से, ये 3, ये 0.8, ये 1.2 सीरीज में है, तो आरएस क्या होगा? 3 + 0.8 + 1.2 5 ओम। तो V = IR, तो I क्या होगा? V/R। EMF कितना है? 2, रेजिस्टेंस कितना है? 5, यानी I होगा 0.4 एम्पियर। सही है, 0.4 एम्पियर पहला पार्ट। पहले हम लोगों ने इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस निकाला। ठीक है, नंबर 2, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं हम लोग? पोटेंशियल ड्रॉप इज इंटरनल रेजिस्टेंस into the current into the
करंट, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी कि 0.48 माइनस करेंगे तो 1.52 वोल्ट। सही है, ठीक है। चलिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 ओम रेजिस्टर, आप देखो 4.5 ओम, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 0.8 V1 मान लेते हैं, 0.8 इंटू करंट कितना है 0.4, यानी कि 0.32 वोल्ट। यहां पे अक्रॉस दीज टू, ये पॉइंट दोनों का ही तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यहाँ पे V मान ले रहे हैं, वहां पे V मान ले रहे हैं, ठीक है। और पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे कितना है भाई 0.48, यहाँ पे V2 मान लेते हैं 0.48, इसको V3 मान ले रहे हैं। तो EMF क्या होता है भाई, EMF तीनों का ऐड कर देंगे ना, तीनों का सम होगा, तो 0.32 प्लस 0.48, 0.32 प्लस 0.48 प्लस V3, 4 5 7 8, यानी कि V3 इज 1.2 वोल्ट। क्या दैट्स द करेक्ट आंसर। ये बड़ा ही प्यारा सम था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलो नंबर 15 देखते हैं, हीट से है। 45 ग्राम ऑफ वाटर, 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड in a beaker is cooled when 50 gram of copper at 18 degrees centigrade is added to it. The content are stirred till the final constant temperature is reached. Final temperature को T मान ले रहे हैं। Calculate the final temperature. Given the specific heat capacity of copper is 0.39 joule per gram per Kelvin, and that for water is, ये याद रहना चाहिए आपको, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब भैया यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। इसका टेम्परेचर कम है, ये हीट लॉस्ट करेगा, हीट लॉस्ट क्या होगा MC/T, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा T माइनस 80, ये T इन दोनों के बीच में होगा ना भाई, कहीं पर इससे बड़ा होगा। ये हीट गेन कर रहा है, क्या मैंने हीट लॉस बोला था आगे, पता नहीं। ये हीट गेन कर रहा है, ये हीट गेन कर रहा है, ये हीट लॉस कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो T माइनस 80। यहां पे हीट लॉस क्या होगा MC, और चेंज टेम्परेचर क्या होगा भाई 50 माइनस T। अब भैया ये दोनों ही इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस, 45 into 0.39, 50 minus T equals to 50 into 4.2 into T minus 18। इसको एज अ होमवर्क सॉल्व करना और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बड़ा इजी है ये। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन खाता, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर आता, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलो नंबर 16 देखते हैं। कैलकुलेट द total amount of heat energy required to convert 100 gram of ice at minus 10 degrees centigrade completely to water at 100 degrees centigrade. Given specific heat capacity of ice, C of ice is given as 2.1 joule per gram per Kelvin. Specific heat capacity of water अभी किया था हम लोगों ने 4.2 joule per gram per Kelvin, and latent heat of ice, L of ice is 336 joule per gram। देखो बड़ा ही प्यारा समय कि भैया आइस एट -10 जब वाटर एट 100 जाता है तो एक स्टेप में नहीं जाएगा। आइस एट -10 will change to ice at 0, ice at 0 will change to water at 0, water at 0 will change to water at 100, इतना चेंजेस होगा। यहां पे Q1 मान लेते हैं हीट को, यहां पे Q2, यहां पे Q3, तो Q1 क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है MC/T, MC, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10 है, -10 से 0 10 होता है,
Q2 क्या होगा, ml, बिकॉज चेंज ऑफ स्टेट हुआ है। ml कितना है, 336 हो गया जूल। जूल। Q3 क्या है, Q3 अगेन mc delta, mc is this, और चेंज इन टेम्परेचर इज 100। इन तीनों को ऐड कर देना। Am I clear? चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, जहां पे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट सम्स देखा। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कराया आपको कुछ सम्स, ये पार्ट 2 है उसका। दोनों वीडियो को देखो, अच्छे से देखो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।